माँ, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा बेटा, जब तू आएगा तभी तुझे गरम गरम खाना बना कर दूंगी। किसी सोच विचार में हो क्या? सोच तो मैं ये रहा हूँ कि गोपाल की मेहनत रंग लाएगी, और मुझे भरोसा भी है कि वो इंजीनियरिंग के दाखिले के इम्तिहान में पास भी हो जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें सोच विचार कैसा? गोपाल की इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलेगा, यही सोचता। खेत अब हमारे इतनी उपज नहीं देते, पूरी मेहनत करने के बाद भी फसल कम होती जा रही है, जबकि हमें तो चाहिए ज्यादा उपज और ज्यादा आमदनी। मैं घर में खर्चा कम करके कुछ बचत करूंगी, नहीं होगा तो कर्जा ले लेंगे। अरे ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, पूरे 4 साल की पढ़ाई है, और अपनी ही आमदनी बढ़नी चाहिए। और एक किसान की आमदनी तो खेती से ही बढ़ेगी ना। मेरी मानो तो एक बात बोलूं, पिछली बार जब हम मौसी की लड़की की शादी में उनके गांव में गए थे तो मौसी बता रही थी कि हरिया और गांव वाले अपने खेतों में गिरती हुई उपज को लेकर परेशान थे। इस बार तो उनके खेतों की फसल पूरे जिले में सबसे अच्छी हुई है। हाँ, वही तो वो कह रही थी। उन्होंने वो क्रिप्को वाले हैं ना, उनसे अपनी फसल के बारे में सलाह ली थी। अच्छा, ठीक है, मैं भी अगली बार हरिया के साथ क्रिप्को के कृषि परामर्श केंद्र में जाकर अपने खेतों और फसल के बारे में बात करूंगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये रामेश्वर है, ये उनकी पत्नी, गांव अटेरना, जिला सोनीपत से आए हैं। डॉक्टर साहब, मैं वो किसान हूं जिसके खेत उससे नाराज हो गए। जितनी भी मेहनत करो, पर खेत अब उतनी उपज नहीं देते। भाई, हम लगातार अपने खेतों से कोई ना कोई फसल लेते रहते हैं। उन फसलों के साथ जमीन का पोषक तत्व भी निकलता जा रहा है, यानी खेत में फसल के लिए खुराक कम होती जा रही है, और इस तरह से हमारी फसल कमजोर, दाना भी कमजोर और बिल्कुल बेचमक होता है। इन पोषक तत्वों की कमी की भरपाई कैसे करें? हर फसल के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग मात्रा में होती है। सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करा के भूमि में कितनी मात्रा में पोषक तत्व हैं उसका पता लगाते हैं, और फिर फसल की आवश्यकता पूरी करते हैं। फसल को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? फसल को जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए उनकी कुल संख्या है 16। 3 तत्व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन तो हवा और पानी से मिलते हैं, जिनके बारे में हम बिल्कुल चिंता नहीं करते। 3 प्रमुख तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश हैं, जिनकी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। 3 गौण तत्व हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। बाकी 7 सूक्ष्म तत्व हैं जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। जो तत्व भूमि में पर्याप्त हैं उन्हें हम ऊपर से नहीं देते, लेकिन जिन तत्वों की भूमि में कमी है उन्हें हम अलग से देते हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग से पौधों में बीमारी, कीड़ों और सूखे के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इससे फसल की गुणवत्ता, स्वाद, सुगंध, आकार पर भी असर पड़ता है। इससे उपज में बढ़ोतरी के साथ गुणवत्ता भी बढ़ती है। फसल का बाजार में भाव भी ज़्यादा मिलता है। भूमि में जीवांश की मात्रा बढ़ने के साथ भूमि के स्वास्थ्य को भी बनाए रखा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे मिट्टी की जांच कराएंगे और ये पता लगाएंगे कि हमारी मिट्टी में कितने पोषक तत्व हैं, फिर आपसे मिलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब।
ये हैं डॉक्टर राजेश, मृदा वैज्ञानिक, और ये हैं रामेश्वर और इनकी पत्नी देवकी, और ये हैं हरिया। डॉक्टर साहब, ये हमारे अटेरना गांव के प्रधान जी और ये है अटेरना के ग्रामवासी। और भाइयों, ये डॉक्टर साहब कृपको से आए हैं। रामेश्वर जी, आपकी खेत की मिट्टी की जांच की गई है। ये है आपकी खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी खेत की मिट्टी में जीवांश की बहुत कमी पाई गई है। डॉक्टर साहब, मैं अपने खेत में फसल को यूरिया और डीएपी दे रहा हूँ, तो क्या इससे मेरी फसल को पूरी खुराक नहीं मिल रही? देखिए, इन खादों से 2 ही पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस मिले, तीसरा तत्व पोटाश तो मिला नहीं। इन 3 तत्वों के अलावा आपके खेत के लिए 2 और तत्वों जिंक और सल्फर की भी सिफारिश हुई है। डॉक्टर साहब, इतनी खादें डालने से तो खर्चा और भी बढ़ जाएगा। फसल की आवश्यकता के आधार पर खाद डालने से सभी तत्वों का प्रभावी उपयोग हो जाता है, उत्पादन पूरा मिलता है और लाभ बढ़ता है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि फसल की बढ़वार और पैदावार उस तत्व की कमी से रुक जाती है जो फसल को नहीं मिल रहा है। आपका मतलब है कि जिन तत्वों की सिफारिश की गई है, अगर उन तत्वों को नहीं डाला गया तो दूसरे वो तत्व जिनका उपयोग किया गया है उन पर किया गया खर्चा भी बेकार हो जाता है। पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग से फसलों को नुकसान भी हो सकता है। वो कैसे? वो इस तरह कि नाइट्रोजन फसलों के उत्तकों को रसदार और कोमल बनाता है, जिसके कारण पौधों में नाशी जीव और बीमारियों के आक्रमण के मौके बढ़ जाते हैं। फसलों का वानस्पतिक बढ़वार तो अधिक होती है, लेकिन पकने में देरी लगती है। लेकिन पोटाश तत्व मौजूद रहने से पौधों में नाशी जीव और बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधिता और सहनशीलता बढ़ जाती है। इसी तरह से फास्फोरस से पौधों की जड़ों का विकास होता है और उनके पकने में जल्दी होती है। साथ ही ये फसलों के दाने को भी मोटा करता है। ये बात तो समझ में आ गई डॉक्टर साहब कि हम यूरिया और डीएपी देकर अपनी फसल में 2 ही तत्व दे रहे थे और बाकी तत्व हमारी फसल जमीन से पूरा कर रही थी, जो कि हमने डाले ही नहीं। उनकी जमीन में कमी हो गई, जिसकी वजह से हमें उपज कम मिल रही है। लेकिन इसकी वजह से जमीन की भौतिक दशा पर कैसे असर पड़ सकता है डॉक्टर साहब? हमारी जमीन तो वैसी की वैसी है जैसी पहले थी। जीवांश खाद से भूमि में भुरभुरापन आता है। भूमि भुरभुरी रहेगी तो उसमें हवा का संचार ठीक रहेगा। जीवांश के कारण भूमि में पानी को सोख कर रखने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा जीवांश खाद की वजह से भूमि में रासायनिक तत्वों से दिए गए पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। जीवांश खादों का उपयोग बंद करने से हमें खेती में बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक संरचना ही गड़बड़ा रही है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि भरपूर फसल लेने के लिए हमें रासायनिक खादों के साथ साथ जैविक खादों का उपयोग करना आवश्यक हो गया है। डॉक्टर साहब, क्या हम जितना खाद अपनी खेत में डालते हैं, क्या वो हमारी फसल को मिल जाता है? आपको ये बताना चाहूँगा कि नाइट्रोजन का प्रभावी उपयोग केवल 50% ही है और धान की फसल में तो इसका प्रभावी उपयोग 30% तक ही रह रहा है। इसका मतलब ये कि आधे से ज़्यादा नाइट्रोजन का खर्चा बेकार हो रहा है और ये नाइट्रोजन पौधों में ना जाकर पर्यावरण के पानी या वायु में जा रहा है। फास्फोरस का प्रभावी उपयोग और भी कम है, 20 से 25%, जबकि फास्फोरस एक महंगा तत्व है। पोटाश का प्रभावी उपयोग 70% तक रहता है। सूक्ष्म तत्वों का प्रभावी उपयोग 2 से 5% ही रहता है। डॉक्टर साहब, खाद का सही यानी प्रभावी उपयोग हो, इसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? सिर्फ खाद की मात्रा, उसे देने का तरीका और समय पर ही ध्यान नहीं देना है। दूसरी कृषि क्रियाओं का भी ध्यान रखना होगा। उर्वरकों के सही उपयोग के लिए सही किस्म का चुनाव, समय पर बुआई, खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन पर भी ध्यान रखना होगा। इन बातों पर अतिरिक्त खर्च नहीं आता, लेकिन थोड़ी सी सूझबूझ से ही हम कृषि आदानों का सही उपयोग कर सकेंगे और साथ ही साथ हमारी उत्पादन भी बढ़ेगा। उर्वरक के साथ साथ हर संभव FYM, कंपोस्ट, जैव उर्वरक, हरी खाद आदि का उपयोग करने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है एवं पोषक तत्वों के एकीकृत उपयोग से उर्वरक की उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है। उर्वरक कब कब और किस तरह देना चाहिए डॉक्टर साहब?
नाइट्रोजन की आधी से 1/3 मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बिजाई के समय देनी चाहिए। बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को फसल की वानस्पतिक बढ़वार और फूल आने की अवस्था में देनी चाहिए। सूक्ष्म तत्वों से पहले गौण तत्व जैसे कि सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम की चर्चा करते हैं। सल्फर की खादों में जो पानी में कम घुलनशील हैं या जिन्हें पौधे सीधे ग्रहण कर सकें उस रूप में नहीं, तो उन्हें बिजाई से लगभग 15 दिन पहले खेत में भूमि की तैयारी करते समय डालना चाहिए। आमतौर पर अपने खेत में हम खाद को बिखेर कर देते हैं, क्या ये सबसे सही तरीका है? आपको ये तो मालूम ही है कि पौधे जड़ों द्वारा खुराक ग्रहण करते हैं, तो खाद देने की किसी भी तरीके की कोशिश यही होनी चाहिए कि खाद जड़ क्षेत्र में रहे। शुरू में तो जड़ों का फैलाव ज़्यादा नहीं होता, तो खाद बीज के नीचे लगभग 5 सेंटीमीटर गहरी तथा 2 से 3 सेंटीमीटर एक तरफ होगी। तो अंकुरण के बाद जैसे ही जड़ें बनेंगी उन्हें पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएंगे। नाइट्रोजन की खाद के साथ खेत में जल प्रबंध का विशेष महत्व है। यदि आपने फसल को जड़ क्षेत्र से अधिक गहराई तक गीला करने का पानी उपयोग किया है, तो इसका मतलब है कि घुलनशील होकर नाइट्रोजन जड़ क्षेत्र से नीचे पहुंच जाएगी और पौधों को ये खाद उपलब्ध नहीं रहेगी। यही कारण है कि बहुत सी बार खासकर नहरी क्षेत्रों में सिंचाई के बाद फसल नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई देती हुई पीली दिखाई देती है। इसलिए नाइट्रोजन की खाद के साथ सिंचाई भी नियंत्रित होनी चाहिए। खड़ी फसल में नाइट्रोजन बिखेरने के बाद यदि वो कुछ समय तक सूर्य की रोशनी में खुली पड़ी रहे तो उसके वायुमंडल में विलीन होने की संभावना अधिक रहती है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। हम तो सोचते थे कि खेतों को ज़्यादा खाद दो और ज़्यादा पानी दो। आप ऐसा करो, हमारे किसान सेवा केंद्र पर आ जाओ। वहाँ खाद के अलावा अच्छा बीज और दवाई भी मिलेगी और समय समय पर जानकारी भी। और हाँ, अगर आप कोई और जानकारी चाहते हो तो हमारे टेलीफोन नंबर 012025355628 और ईमेल कृषि-परामर्श@kribco.net पर संपर्क कर सकते हो। अखबार पढ़ लिया क्या? मैं चाय लेकर आई हूँ आपके लिए। हाँ, अच्छा। गोपाल के बापू, अब क्या कहते हो इस खेती के बारे में? संतुलित और समन्वित उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखकर स्वस्थ और भरपूर फसल, प्रदूषण रहित पर्यावरण और इसके साथ आर्थिक लाभ और साथ ही साथ किसान की खुशहाली। किसान को और क्या चाहिए? अरे इसी से तो गोपाल को इंजीनियर बनाने का हमारा सपना साकार हुआ। हम सभी किसानों को खाद का प्रभावी उपयोग करना चाहिए। इससे धरती, किसान और देश सभी समृद्ध होंगे। मेरा किसान भाइयों से को ये संदेश है कि आप खाद का जो प्रयोग कर रहे हैं अपने खेतों में, उसे सोच समझ के करें। जो मिट्टी की आवश्यकता है, जिस खाद की और जिस मात्रा में, उतना ही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आज देश बहुत ही ऊंचे दाम पर खाद का आयात कर रही है और इस पर भारत सरकार सब्सिडी दे रही है। अगर खाद का हम उचित उपयोग करेंगे तो सब्सिडी भी कम होगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उसकी उत्पादकता में वृद्धि आएगी।